नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्री शंकरा मेडिकल कॉलेज मैदान में 27 अप्रैल से होगा श्री राम कथा का आयोजन। पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज अपने श्रीमुख से कराएंगे श्री राम कथा का अमृतपान। संयुक्त संचालक लोकेश्वर चंद्राकर ने लिया स्वच्छ सर्वेक्षण कार्य का जायजा। शासन की महत्वाकांक्षी योजना के कार्यों को देखा और पीएससी सिलेक्शन को लेकर भाजपा के आरोपों का दिया जवाब। कहा, भाजपा के पास कोई प्रमाण हो तो पेश करे, हम करवाएंगे जांच। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पीएससी में चयनित नेताओं ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चयन पद्धति में घालमेल कर लगाए जा रहे आरोप को मनगढ़ंत और छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था का माहौल खराब करने का प्रयास बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नसीहत दी है कि यदि कोई प्रमाण है तो भाजपा पेश करे, हम जांच करवाएंगे। बिना तथ्य फर्जी आरोप से माहौल खराब न करें। अगर उनकी योग्यता पर सवाल की बात है तो क्या सामान्य युवा यहाँ पर योग्य नहीं है? क्या अधिकारी और नेताओं के बच्चे ही योग्य हैं? अगर क्या मुख्यमंत्री जी इसकी किसी निष्पक्ष एजेंसी से या हाई कोर्ट के किसी जज से जांच करवाएंगे क्या? और अगर उनमें दम है तो हाई कोर्ट के जज से न्यायिक जांच इसकी करवाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के मन में बहुत बड़ी आशंका है कि उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि राजनीति कर रही है बीजेपी। इसमें राजनीति क्या है? युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो और बीजेपी विपक्ष में है। अगर बीजेपी इस मुद्दे को नहीं उठाएगी तो लोगों के युवाओं के साथ में अन्याय होगा। तो मनमोहन सिंह जी तो रिमोट से चलते थे, वो कैसे कहेंगे? कोई फटकार नहीं है। ये सामान्य है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मुद्दे लाए गए हैं तो उन्होंने निर्देश दिए, ये सामान्य बात है। उनको क्या मालूम नाराज नहीं है? ये तो 2023 के चुनाव में मालूम पड़ेगा कि नाराज है कि नहीं। आज पूरा बस्तर आग में जल रहा है, रोज वहां पर आंदोलन हो रहे हैं, आदिवासी सड़कों पर उतर रहे हैं, रोज उतर रहे हैं। एक दिन नारायणपुर की घटना बताती है कि आदिवासी कितने नाराज हैं। अभी कुछ लोग पीएससी के जो सिलेक्शन हुए उसमें सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में चाहे देश में हो चाहे राज्य में बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका सिलेक्शन राजनीतिक परिवारों से, ब्यूरोक्रेट से भी उसके शासन काल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो बातें कही जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं, यदि वो राजनीतिक परिवार के हैं या ब्यूरोक्रेट से कहें, ये कोई अपराध नहीं है। उस परिवार से संबंधित होना क्या वो अयोग्यता का परिचायक है। और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए, कोई जांच कराए। यदि कहीं गलती है, सिलेक्शन में कहीं गड़बड़ी है तो जरूर उसकी जांच कराएंगे, लेकिन ऐसा करके प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के केंद्र हो राज्य हो वो सेलेक्ट हुए बच्चों के भी नाम हैं, लेकिन यदि उजागर करूंगा तो उनका भी मन खराब होगा। लेकिन यदि आपके पास तथ्य है तो निश्चित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के बच्चे विधानसभा में, लोकसभा में टिकट दिया जाता है तब बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर दिया गया, और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल खराब कर रहा है? इसके पहले क्या नेताओं ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए?
अभी मेरे बगल में बैठे हैं शुक्ला जी, खड़े हैं, इनके बच्चे भी आईएएस में सेलेक्ट हुई। ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की प्रेरणा से श्री अंजनी हनुमान मंदिर के बगल में स्थित श्री शंकराचार्य कॉलेज मैदान में 27 अप्रैल से पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज द्वारा अपनी ओजस्वी ललित रसमयी एवं मनमोहक वाणी से श्री राम कथा का अमृत वर्षा की जाएगी। कथा का समय शाम 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक का होगा। कथा के दौरान 28 अप्रैल रविवार को शिव विवाह, 30 अप्रैल मंगलवार को श्री राम जन्मोत्सव, 1 जून गुरुवार को सीताराम विवाह महोत्सव, 4 जून रविवार को श्री राम राज्याभिषेक किया जाएगा। श्री राम कथा के आयोजक IP मिश्रा ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी सपरिवार बंधु बांधवों सहित प्रतिदिन पधार कर पूज्य महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जी, हमने ये जो पंडित प्रेम मूर्ति पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज का बहुत ही अच्छा राम कथा है और आज की तारीख में वो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत ही सरस वाणी से वो कथा करते हैं। काफ़ी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और उनकी कथा में काफ़ी भीड़ रहती है। वह इनका करीब 2024 तक कंप्लीट बुक है, लेकिन मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा यहाँ पर कथा करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान किया। उसके लिए उनका मैं आभार मानता हूँ। शहरवासियों से क्या अपील करते हैं? पर मैं चाहता हूँ कि इस कथा का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा जनता दुर्ग और भिलाई का ले, इसलिए मैं आपके इसके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। 3:30 से 7 बजे तक मेडिकल कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड में कथा होगी 27 से 4 जून तक। और ये अपने अभी तक की जो कथाएं हुई हैं या हो रही हैं उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल रामायण आधारित कथा करते हैं और बहुत ही अच्छे कथाकार हैं। देश के विख्यात कथाकारों में से इनका नाम है। इसे इसका लाभ भिलाई और दूर की जनता को मिलना चाहिए। शहर में दिन भर तपती धूप के बीच बरस पड़ा पानी। वहीं मौसम के इस बदले मिजाज से थोड़ा उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दिन भर तेज धूप और उमस के बीच अचानक मौसम ने करवट बदली और अपना मिजाज दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आसमान पर तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदें गिरने लगी, जिसके बाद लगातार रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आने लगा। इस गर्मी और उमस से राहत लोगों को हालांकि मिली है, वहीं लगातार हो रही बूंदाबांदी से शहर की सड़कें पूरी तरह से भीग चुकी है, तो वही सड़क पर चलने वाले लोग पानी से बचने किनारों पर खड़े नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।
हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगरीय निकाय प्रशासन एवं विकास विभाग दुर्ग के संयुक्त संचालक लोकेश्वर चंद्राकर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत भिलाई निगम में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी योजना के कार्यों को देखा। संयुक्त संचालक ने सर्वप्रथम नेहरू नगर जोन क्षेत्र पहुंचकर जहां उन्होंने शहरी गौठान में आजीविका मूलक गतिविधियों की जानकारी लेकर पशुपालकों से खरीदे जा रहे गोबर और गोबर से बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट की प्रगति की समीक्षा की। संस्कार भारती साहित्य रंगमंच द्वारा राष्ट्रीय वैचारिक संगोष्ठी एवं लोक कला साधक सम्मान समारोह का आयोजन भिलाई के ऑफिसर्स भवन में किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल व जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया शामिल रहे। भिलाई में लोक कला साधक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के लोक कलाकारों एवं अन्य प्रदेश के लोक कलाकारों का सम्मान किया गया, जिसमें लगभग 100 से अधिक लोक कलाकारों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल शामिल रहे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरीके से अभी लोक कलाकारों को मंच प्रदान किया जा रहा है उसे और बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं, वैसे ही एक समय में लोक कलाकार मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, जो धीरे धीरे कम होता गया और अब उन्हें बड़ी संख्या में सुधार किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा ताकि उनके दर्द को कम किया जा सके।
इस सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से लोक कलाकार पहुंचे हुए हैं, जिनका सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम बड़ा गरिमामयी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप जैसे देख रहे हैं 4-5 प्रदेशों के कलाकार भी आए हैं और ये संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत जिसके नेतृत्व करता भाई पुरुषोत्तम चंद्राकर जी हैं, रायपुर निवासी हैं। वो खुद एक कलाकार हैं मजे हुए, जिनकी प्रस्तुति दिल्ली के मंचों पे हो चुकी है और यहाँ के जो हमारे ऋषि छत्री जी हैं, यहाँ के प्रमुख, और इसके संयोजक के रूप में पद्मश्री RS बारले जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम इनके मिले जुले नेतृत्व में हो रहा है। और आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे क्षेत्र के लोग आए हैं, बस्तर से, कांकेर से, सरगुजा से, दूरस्थ अंचलों से कलाकार यहाँ आए हैं। संस्कार भारती के कार्यक्रमों को इन्होंने देखा है, जाना है, परखा है और उसी विश्वास के आधार पर आज भिलाई नगरी में लोग पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरे प्रदेश महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के यहाँ के भी कलाकार आए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, राज्य सरकार, वो कलाकारों की दुर्गति कर दी है। मैं स्वयं वहाँ पे संज्ञान लिया था कि इस साल जो बीते हुए 2-3 साल में कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन संस्कृति विभाग के स्वीकृति के माध्यम से जो किए हैं, उसकी राशि भी उनको आज तक नहीं मिली है। मतलब देख रहा था कि 8 करोड़ उधारी में आज संस्कृति विभाग उन कलाकारों के है। तो इस तरह ये एक तो छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब रहा है, उसके बाद कलाकार को कर्ज में ये लोग डूबे हैं, किसानों को किस्त वाइज जो ये बोनस देते हैं उसके कर्ज में डूबे हुए हैं। मतलब ये सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। खेल विभाग भी चरमरा गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान हमारे शासनकाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हर साल होता था और उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मान पूर्वक राशि भी दी जाती थी और उनको नौकरी पक्की होती थी, नौकरी मिलती थी। लेकिन 3 साल से वो कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी तरस रहे हैं, मंच ढूंढ रहे हैं, सरकार के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन ये जो संवेदनहीन सरकार है ना, वो बैठे हैं। मुख्यमंत्री खाली छत्तीसगढ़ ओलंपिक के, क्या है छत्तीसगढ़ ओलंपिक, जिसमें सिर्फ एक सड़ा सा एक प्रमाण पत्र दे के भेज रहे हैं। कोई न इनाम है, न कुछ नहीं है। 60 साल के ऊपर वालों को खिला रहे हैं, 50 साल से ऊपर को भी खिला रहे हैं। महिलाएं बेचारी खेल रही हैं, 2-3 की मृत्यु भी हो गई उसमें, और पूरी तरह वहाँ व्यवस्था अव्यवस्थित थी। कलेक्टर को बोल दिया गया था कांग्रेसी। ये छत्तीसगढ़ के 28 जिला के कलाकार और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, झारखंड है और अपने इधर गोवा है, मणिपुर है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सूरत और उत्तर प्रदेश से लगभग 16 जिला के कलाकार इस संस्कार भारती के आयोजन में इस राष्ट्रीय स्तरीय वैचारिक संगोष्ठी एवं लोक कला साधक सम्मान समारोह में उपस्थित हुए, जिनमें से लगभग 235 लोगों कलाकारों का सम्मान करना था। उनमें का 50% मैंने आधा कलाकारों का सम्मान उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सम्माननीय सांसद विजय बघेल के कार्यक्रमों के द्वारा किया गया है। बाकी कलाकार जो बचे हैं उनको भी शाम के सत्र के कलाकारों में सत्र में सम्मानित किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है।
ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 2296 9424124667। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रोजगार के लिए बेरोजगार युवक युवती किसी भी कोने तक जाने तैयार हैं, साथ ही वे कई तरह के भ्रामक प्रचार में फंस भी जाते हैं। ऐसा ही एक मामला दुर्ग साइंस कॉलेज में सामने आया, जहां छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों से बेरोजगार एक वायरल पोस्ट को देखकर पहुंच गए। सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें महज साइंस कॉलेज के लिए निकाला गया था। वह सूचना नोटिस किसी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में वायरल हो गया, जिसे पढ़कर विभिन्न जिलों के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवती दुर्ग स्थित साइंस कॉलेज पहुंच गए। और जब उन्हें ये पता चला कि निकला हुआ नोटिस सिर्फ साइंस कॉलेज के बॉयज स्टूडेंट के लिए था, तो वे भड़क उठे। काफी समय तक उन्हें कॉलेज प्रबंधन द्वारा समझाइश दी गई, लेकिन बेरोजगार युवक युवती अपने साथ हुए छल से आक्रोशित नजर आए। अब बता दें, विश्वनाथ यादव तामस्कर कॉलेज साइंस कॉलेज के द्वारा पूर्व में अपने स्टूडेंट्स के लिए कैंपस की मांग वेदांता बालकों से की गई थी, जिस पर वेदांता बालकों ने 22 अप्रैल को ईमेल के जरिए मेल वर्कर की सीट के लिए डिमांड नोटिस साइंस कॉलेज जोगी जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया के लिए कॉलेज प्रबंधन ने अपनी तरफ से लगभग 100 बच्चे सेलेक्ट किए थे, जिनमें स्वआहारता के मुताबिक बालकों ने 25 बच्चों का चयन भी किया था। इनमें से कुछ ही बच्चों का फाइनल चयन करना था, लेकिन इस बीच बालकों से निकला नोटिस और अपने स्टूडेंट्स को देने वाला साइंस कॉलेज का नोटिस सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी। बालकों के द्वारा वायरल नोटिस में सीधी भर्ती का जिक्र किया गया है, तो वहीं साइंस कॉलेज के द्वारा दिए गए नोटिस में अपने द्वारा चयनित बच्चों को 18 मई यानी आज के दिन के साक्षात्कार और परीक्षा के लिए नोटिस अपने यहाँ अध्ययनरत बच्चों को ही भेजा गया था। लेकिन ये मैसेज किसी स्टूडेंट के जरिए सभी तरफ वायरल हो गया। दोनों ही तरफ से अपनी बातों को रखा गया। स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्हें ऐसे नोटिस से यहाँ तक आने में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियाँ उठानी पड़ी है। इस संबंध में पीड़ित स्टूडेंट और कॉलेज प्रभारी ने प्रतिक्रिया दी। वेदांता बालकों से मतलब प्लेसमेंट के लिए बुलाया गया था, तो उसके लिए हम लोग आए थे कि मतलब उसमें जॉब लग जाए करके। क्या हुआ यहाँ आने के बाद पता चला कि ये इसी कॉलेज का है और यहाँ सिर्फ मेल लोग ही मतलब कि कर सकते हैं, फीमेल लोगों को हटाया जा रहा था। निकलो आप लोग करके मैम बोली कि आप लोग निकलो, गर्ल्स निकलो, यहाँ गर्ल्स लोगों का कोई काम नहीं है। यहाँ अगर होगा भी प्लेसमेंट होगा तो बॉयज़ लोग का ही होगा, गर्ल्स लोग का कोई काम नहीं है। हाँ, मैं भी मतलब कि वो नोटिस देखकर पहुँची थी। मेरे भी मतलब बालकों में काम करते हैं और मेरे कॉलेज के टीचर लोग ही भेजे थे नोटिस को। खिलवाड़, बहुत बड़ा खिलवाड़। हाँ, समय भी बर्बाद हुआ है हम लोग का, पैसा तो लगा ही। हाँ, सारे लोग का हो और हो भी तो सबको मतलब बुलाया जाए और पर्टिकुलर नोटिस दिया जाए बाकायदा। यहाँ के लिए भी है तो उसको भी बोला जाए। इन लोग बोल रहे थे कि हाँ, पहले से हम लोग 50 जने स्टूडेंट लोग का नाम दे चुके हैं, उनमें से 25 लोग का नाम आया है, उन्हीं लोग का इंटरव्यू होगा, उन्हीं लोग का रिटर्न टेस्ट होगा। जो मेल आया था, हम लोगों ने उस वेदांता कंपनी से एक लेटर ड्राफ्ट किया था कि हमारे कॉलेज में कैंपस करवाना है, तो उनको मेल कैंडिडेट चाहिए थे
और उन्होंने मेल किया था कि हमको इतने मेल कैंडिडेट चाहिए। तो उसके बाद हमने अपने कॉलेज, उन्होंने एक लिंक भेजा था और उस लिंक के थ्रू हमने अपने कॉलेज के बच्चों को रजिस्टर करवाया था। और ये जो रिक्रूटमेंट था वो केवल हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए था और उसमें पहले से ही क्लियर मेंशन है कि मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद ये 24 अप्रैल को हम लोगों ने ये नोटिस किया था। बाद में ये वाला इंटरव्यू हमको 3 अप्रैल को करवाना था, पर बच्चों के एग्ज़ाम थे, इसकी वजह से हमने उसको पोस्टपोन करते हुए 18 को किया। और उसके बाद वेदांता वालों ने हमको वो फ़िल्टर करके 25 बच्चों का नाम भेजा। हमने उस 25 बच्चों का नाम सेलेक्ट करके और उन बच्चों को हमने व्हाट्सअप किया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कॉलेज के प्लेसमेंट का एक ग्रुप बना हुआ है और जैसे ही कंपनी आती है हम लोग उनका एक व्हाट्सअप ग्रुप बना लेते हैं। तो जब हमने उनको ये मैसेज किया तो ये मैसेज किस तरह से वायरल हुआ ये हम लोग को नहीं मालूम, और उसमें पहले से ही मेंशन है कि केवल हमको मेल कैंडिडेट चाहिए। तो ये जो काफ़ी सारे कैंडिडेट आए हुए हैं वो कैसे आए हैं, ये कॉलेज मैनेजमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रूफ है कि हमने केवल अपने कॉलेज के बच्चों के लिए इसको किया था। 25 बच्चों का लिस्ट हमने उनको दिया है, दिखाया है, ये हमारे पास एक्सेल की सीट में है। यहाँ तक कि हम वहाँ पे जो कैंडिडेट आए हुए हैं उनको भी हमने दिखाया है। ये 25 बच्चों का लिस्ट है। इसका तो कोई हमको आइडिया नहीं है, पर ये कहीं से मैसेज वायरल हुआ है और ये मैसेज केवल हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए था। अब ये तो हम लोगों ने स्थगित कर दिया है कि शायद अब ये कंपनी हमारे यहाँ ना आए। उनका तो लॉस हुआ ही है, पर उसके साथ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट का भी काफ़ी लॉस हुआ है, क्योंकि ये कंपनी के नाम से ही इतने सारे जो 200-300 लोग आए हुए हैं, पर हमारे बच्चों का ज़्यादा लॉस हुआ है इससे। मिला था वेदांता के माध्यम से, वो प्लेसमेंट के लिए रखा गया था। उसमें ये क्लियर नहीं था नोटिस में कि सिर्फ बॉयज़ लोगों के लिए है, गर्ल्स लोगों के लिए नहीं है, और पूरा ओपन करना चाहिए। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे वो नोटिस निकला हुआ है, जिसमें कहीं के भी बच्चे आ करके यहाँ पे प्लेसमेंट में शामिल हो सकता है। जो कि यहाँ आने के बाद पता चला कि गर्ल्स लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ बॉयज़ लोगों के लिए है, और वो भी सिर्फ इसी कॉलेज के बॉयज़ लोगों के लिए है, बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी नोटिस में ही गलती निकली है। उसमें तो बॉयज़ का ही है करके ये तो डिक्लेयर है ही नहीं ना। हमको तो व्हाट्सअप के माध्यम से हमको वायरल मिला है, नहीं अखबार में नहीं मिला है वायरल, हमको व्हाट्सअप में मैसेज आया है। तकलीफ ये हुई तो हम तो कल के आकर के रायपुर में रुके हुए हैं, उसके बाद सवेरे 5 बजे की ट्रेन पकड़ के यहाँ दुर्ग में आए। अभी तक हम नाश्ता पानी भी नहीं किए हैं, यहीं बैठे हैं आकर के सुबह से। तो हमारी आर्थिक सभी तरह से हम परेशान हैं। मैं तो कहती यहाँ पे ओपन प्लेसमेंट होना चाहिए सारे बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, सब मेहनत करके आए हैं, इतने धूप में यहाँ खड़े हैं बिना खाना पानी सब चीज़ के, तो होना चाहिए सबके लिए प्लेसमेंट। मिली थी कि आज यहाँ प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हो रहा है बालकों के तरफ से, तो सारे जितने MSc बैचलर्स हैं जो अभी जस्ट फ्रेशर वो हुए पास आउट हुए हैं, वो सारे लोग सर यहाँ प्लेसमेंट कैंप में आए थे ताकि हमारे यहाँ जॉब के लिए वैकेंसी है। ऐसा जो यहाँ से लेटर निकला था उसमें ऐसा मेंशन था कि 21, 22, 23, 24 मतलब 23 तक के जो विद्यार्थी हैं MSc फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में, उन लोगों का यहाँ प्लेसमेंट कैंप है वेदांता बालकों की तरफ से। उसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि वो सिर्फ इसी कॉलेज वालों के लिए है या सिर्फ आपका लड़कों के लिए है। यहाँ आने के बाद हमें पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो सिर्फ इसी कॉलेज वालों के लिए था। और उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि वो सिर्फ लड़कों के लिए था, और लड़कियां भी आई हैं पूरे छत्तीसगढ़ से। मैं खुद जांजगीर चांपा से आया हूँ। ये हमको जो बालकों में एम्प्लॉय हमारे कोई रिलेशन है वो काम करे वही भेजे थे। हम पूछे भी थे तो वो बोले इसी कॉलेज का, यहाँ के जो कॉलेज का नंबर है उन पे हमने 3 बार 4 बार कॉल किया, ना कोई कॉल रिसीव कर रहा है, नंबर गलत बता रहे हैं। यहाँ सर आज हम लोग का सीधा इंटरव्यू होना था, मतलब रिज्यूम देते अपना सीधी भर्ती था। तो जितने भी टॉपर्स हैं जो भी हैं MSc पास आउट हैं अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स में, वो सारे पूरे छत्तीसगढ़ से आए सर। और अभी यहाँ बोला जा रहा है कि आपका ऐसा है कि सिर्फ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए था, सारा प्रोसीजर कुछ पहले हो चुका है, फॉर्म भरा जा चुका है, अभी सिर्फ जो 25 यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं उनका होगा करके। पर 25 का इनके पास लिस्ट भी नहीं है, सिर्फ 20 का लिस्ट है। एक बार बोल रहे हैं कि बालकों से था, फिर बोल रहे हैं कि झारसुगुड़ा से आने वाली थी टीम, अभी बोल रहे हैं कि वो आई ही नहीं। हम बोल रहे हैं कि ठीक है अगर यहीं के स्टूडेंट के लिए था तो आप हम लोगों को एक बार बात करा दीजिए उनसे, फिर हम लोग चले जाएंगे उनसे बात करके कि वो लोग समझाते हमको कि सिर्फ ऐसा ऐसा था तो हम लोग सब चले जाते। पर यहाँ के टीचर लोग ऐसा कुछ उनसे ना बात करा रहे हैं, जो नंबर दिए हैं 2 नंबर वो ना कोई कॉल उठा रहे हैं ना कोई रिसीव कर रहे हैं। जी सर मैं जांजगीर चांपा से हूँ, अकलतरा से। अपन सर 4 आए हैं अपने कॉलेज से, बाकी बिलासपुर से, दुर्ग, इधर उधर बाकी सारे जिलों से आए सर। हम चाहते हैं कि ऐसा भ्रम ना फैलाया जाए, जो भी नोटिस अगर निकल रहा है कॉलेज से तो उसमें बाकायदा लिखा जाए जो भी प्रोसीजर है। अभी जो नोटिस बोर्ड में तो जो वो टंगे है लेटर, तुरंत वो लोग प्रिंट किए हैं, तुरंत लगाए हैं। हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारा जो
टाइम वेस्ट हुआ है, समय वेस्ट हुआ है, इतने सारे कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं, सबका किसी का मेंस निकल रहा है, किसी का ऐसा ही का है, सब अपना भर्ती का तैयारी छोड़ के सर पूरा टाइम निकाल के अपना इतने धूप में आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सूर्यपथ इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित समर कैंप के समापन पर उपस्थित मोना सेन ने किया बच्चों का सम्मान। साथ ही उन्होंने बेटियों के संरक्षण के लिए संकल्प मुहिम में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ी लोकप्रिय अभिनेत्री एवं केश कला बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष मोना सेन ने सूर्यपथ इंटरनेशनल स्कूल पहुंचकर समर कैंप समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, जहां बच्चों ने एक सप्ताह तक चले समर कैंप में आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, जनरल नॉलेज, क्ले आर्ट एवं गेम्स विद्या में बच्चों को पारंगत किया गया। साथ ही सभी पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस अवसर पर पिछले दिनों गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित मोना सेन का स्कूल परिवार ने शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। उन्होंने बताया कि बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता से संकल्प पत्र भरवाने की अपील की थी। themonasen.com के माध्यम से उन्होंने अपनी टीम सहित 60,000 से ज्यादा लोगों को अपनी बेटियों के लिए ऑनलाइन संकल्प पत्र सबमिट किया था। मोना सेन ने कहा कि बेटी है तो दुनिया है, इन्हें नए सफर का मौका दो। इस पंच लाइन पर उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। बेटियों के समाज महत्व को घर घर पहुंचाने, उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस आयोजन में मुख्य रूप से डॉक्टर R.K. सोनी, शमा सेन, ओम प्रकाश जोशी, सुब्रत मजुमदार, आनंददेव ताम्रकार, दीपाली ठाकुर, स्कूल के स्टाफ सहित अभिभावक मौजूद रहे। अभियान है जिसको हमारी टीम ने और हमने मिलकर चलाया है और उसका नाम है बेटी है तो दुनिया है, उसे नए सफ़र का मौका दे। तो इसे ऑनलाइन हम लोगों ने चलाया, जिसमें हमने पहले एक वेबसाइट बनाया themonasen.com के नाम से, और उसमें एक फॉर्म फिलअप किए जिसमें माता पिता संकल्पित होंगे कि हम अपने बच्चों को पैर में खड़ा करेंगे, स्वावलंबन बनाएंगे, उसके बाद हम उसकी मैरिज करेंगे, उससे पहले हम उन्हें शादी के लिए प्रेशर ना करें। इस टाइप का हम लोगों ने एक अभियान चलाया और उसमें फॉर्म बनाने के बाद उसको फिलअप करने के लिए एक कॉलम बनाया था जिसमें माता का नाम, उसमें उसकी बेटी का नाम और मोबाइल नंबर और उसके ज़िले का नाम। उसके बाद वो फॉर्म फिलअप होगा, फिर आपको एक उसमें प्रमाण पत्र मिलेगा जिसमें ये साबित होता है कि आपने यह संकल्प पत्र भर चुके हैं। फर्स्ट दिन तो थोड़ा सा कम था, हम लोगों ने भी इतना नहीं सोचा था कि ये इस लेवल पर पहुँचेगा। पहले थोड़ा सा लगा कम लेवल पे था, फिर धीरे धीरे देखे कि बहुत बढ़ने लगा, लोग जुड़ने लगे। चूँकि इंस्टाग्राम में मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, मैंने जब उसमें डाला तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा रूप से जुड़ने लगे। तो 6 दिन में 60,000 से ज़्यादा लोग उसमें फॉर्म फिलअप किए माता पिता ने। हाँ, मैं गांव में जाती हूँ तो वहाँ की जो स्थिति परिस्थिति देखती हूँ बेटियों के प्रति कि बहुत कम एज में माता पिता उनकी शादी कर देते हैं। तो मैं मंच के माध्यम से देखती हूँ तो मुझे वो उस बात का एक पीड़ा रहता था, यार इतनी जल्दी शादी क्यों करते हैं। बेटी को कम से कम किसी भी प्रकार से उनको प्रशिक्षित करें, उनको पैर में खड़ा करें और कोई ना कोई भी ऐसा कोई कला सिखा दें उनको, चाहे डांस का, गीत का, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ऐसे कुछ भी उनको शिक्षा दें, उसके बाद उसकी शादी करें। तो ये मैंने गांव-गांव, अंदर गांव, सुदूर इलाके जो होते हैं ना, वहाँ मैं जाती थी तो अक्सर देखा करती थी। थोड़ा बहुत होता तो शायद ये अभियान के लिए हम सोच ही नहीं पाते, लेकिन इसको मैंने बड़े रूप में देखा है। जहाँ पे शायद ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं रहते वहाँ पे मैंने देखा, तभी हमारे मन में आया कि ये संकल्प हमें चलाना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश सहित देश भर में हो रही धर्म और राजनीति पर चर्चा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केश चौहान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा करते हुए बेबाकी से अपनी बात रखी। आइए देखते हैं केश चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धर्म और राजनीति, जी हाँ, आज हमारे चर्चा का विषय है धर्म और राजनीति। वर्तमान में धर्म और राजनीति देश में एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। इसको लेकर वाद विवादों का दौर भी लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर हमने कुछ चर्चा करनी चाहिए केश चौहान जी से। ये प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही जिला उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, ऐसा माना जाता है या लोगों में ऐसा भ्रम भी है या कहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल करती है, धर्म की राजनीति करती है। अगर विकास करना धर्म है तो बिल्कुल करती है, धर्म की राजनीति करती है। अगर अपनी इकोनॉमी को 5th लेवल में लाना,
पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन में लाना और ब्रिटेन को पछाड़ना, जिसने हमारे ऊपर राज किया था 200 साल, उसको अगर पिछाड़ना धर्म की राजनीति, तो बिल्कुल धर्म की राजनीति करती है। अगर 95% लोगों तक बिजली पहुंचाना, गांव-गांव में बिजली पहुंचाना, अगर ये धर्म की राजनीति है तो बिल्कुल धर्म की राजनीति। अगर फ्री वैक्सीनेशन लगवाना और फ्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना अगर धर्म की राजनीति, तो बिल्कुल धर्म की राजनीति है। अगर रोड जो 38 किलोमीटर रोज आज बन रही है, जो 2014 में से अभी 3 गुना ज़्यादा है, और 2014 से पहले 50,000 किलोमीटर बनी हुई थी, 2014 के बाद अभी 9 सालों में 50,000 किलोमीटर बन चुकी है। अगर ये ऐसा करना अगर धर्म की राजनीति है, तो बिल्कुल धर्म की राजनीति है। अगर मान लीजिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाना धर्म की राजनीति, तो धर्म की राजनीति है। स्टार्टअप के लिए लोन देना धर्म की राजनीति, तो हाँ, हम धर्म की राजनीति करते हैं। अगर मनरेगा में सबको रोजगार देते हैं, तो अगर वो धर्म की राजनीति है, तो हाँ, हम धर्म की राजनीति करते हैं। अगर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है और आतंकवादियों को हमारे घर से निकालना है, हमारे देश से निकालना है, तो हाँ, हम धर्म की राजनीति करते हैं। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? ये धर्म की राजनीति अगर है, अगर आप मानते हैं, तो हाँ, ये धर्म की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी इस धर्म की राजनीति में चलते रहेगी। आपने कहा हाँ, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। क्या उचित है धर्म को राजनीति में शामिल करना? धर्म एक्चुअली, राजनीति जो है वो धर्म का ही हिस्सा है। धर्म को प्राप्त करने के लिए राजनीति अपनाई जाती है। जैसे कृष्ण थे, कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? कृष्ण का जन्म हुआ धर्म की स्थापना के लिए। कृष्ण का जन्म हुआ धर्म की स्थापना के लिए, और सारी जिंदगी कृष्ण ने क्या किया? सिर्फ राजनीति की, सिर्फ राजनीति की, धर्म को स्थापित करने के लिए। तो ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। अरे, धर्म का हिस्सा है राजनीति, और हम धर्म को एक अलग ही प्लेटफॉर्म में समझते हैं और राजनीति को अलग समझते हैं, तो ये गलत है। धर्म, अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा तो वो अधर्म होगा। जैसे आप अब धर्म क्या है, यही पहले जानना जरूरी है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो सही है वही धर्म होता है। जैसे कि आप एक पत्रकारिता के जो काम होते हैं, अगर वो आप अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो वो आपको खुद को आपकी आत्मा कचोड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप पत्रकारिता में रहते हुए अगर सही का आप साथ देते हैं और कुछ चीज़ें उजागर करते हैं, तो वो धर्म है। और अगर कुछ चीज़ों को छुपा देते हैं, जो चीज़ें उजागर होनी चाहिए, तो वो अधर्म है। तो वही है कि अगर राजनीति में धर्म नहीं रहेगा तो वो अधर्म हो जाएगी। राजनीति वो कहीं की नहीं रहेगी। राजनीति तो राजनीति जो है वो एक टूल्स है धर्म को हासिल करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। लेकिन इसका विपरीत असर कर्नाटक चुनाव में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी वहां धर्म की राजनीति के बावजूद भी फेल रही। क्या कहना चाहेंगे? धर्म की राजनीति, पोलराइजेशन जो है, जो ध्रुवीकरण है, वो तो कांग्रेस ने किया था। आज जो कांग्रेस है वो एक समुदाय विशेष की जो वोट लेने के लिए उन्होंने बजरंग दल का अपने मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र लिया कि हम बजरंग दल को हम बैन करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक समुदाय विशेष की उनको वोट चाहिए थी जेडीएस से, वो उन्होंने ले ली, उसमें वो कामयाब रहे। उसके बाद जीतने के बाद सीधा बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। तो पहले आप बजरंग दल का और बजरंगबली का अपोज करेंगे, उसके बाद जीतने के बाद अपने भविष्य को देखते हुए वो बजरंगबली का मतलब पूजा करेंगे। तो ये तो पोलराइजेशन तो उनकी तरफ से हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के साथ थी, है और वही रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई किया नहीं जो ऐसा कोई ध्रुवीकरण होना था। वर्तमान में चर्चित फिल्म केरला स्टोरी काफ़ी सुर्खियों में है। इसे लेकर भी काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। कैसा मानते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि केरला जो स्टोरी है वो
वो किसी एक समुदाय विशेष के विरोध में नहीं है, वो देश विरोधी ताकतों के विरोध में है। ये हो सकता है कि जो एक लड़की दिखाई गई है वो किसी भी समुदाय की हो सकती थी, वो भारत में नहीं, वो किसी भी देश में हो सकती थी, लेकिन ऐसा क्या करना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। जैसे हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ सुनते हैं, उसमें कई कहानियाँ हमारे को ये नहीं मालूम है कि वो सही घटना पे आधारित है कि नहीं है, लेकिन हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीख मिलती हैं। आज वो बोलते हैं कि 32,000 लड़कियाँ गायब नहीं हुई हैं केरला से, तो केरला शब्द वहाँ पर 32,000 लड़कियों के गायब होने का दिया ही नहीं गया। वो पूरे वर्ल्ड में हो सकता है कि 32,000 लड़कियाँ गायब हुई होंगी और वहाँ पर गई हों, तो ये हो सकता है। बाकी एक इंटेंशन होता है पिक्चर का जो समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए बॉर्डर पिक्चर, उसमें ये बताया गया था कि मतलब अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई तो हुई थी और उसमें जिस जज्बे से हमारे कम सैनिक होने के बावजूद वो जिस जज्बे से लड़े थे, जो जज्बा था, जो इंटेंशन था हमारे जवानों का, वो मेन उसकी आत्मा थी उस स्टोरी की। लेकिन उसमें एक सुहागरात का सीन भी था कि सुहागरात के बाद फिर तुरंत बॉर्डर पे जा रहा है, तो हो सकता है कि ये चीज़ें ना घटी हों। कोई लड्डू बांटने का भी सीन था, तो हो सकता है कि वो चीज़ें ना घटी हों। छठ टपक रही है, हो सकता है कि वो चीज़ें ना हुई हों, लेकिन इंटेंशन दिख रहा था, उसमें इंटेंशन दिखाया गया था। और वैसे ही केरला पिक्चर में भी इंटेंशन दिखाया गया है कि कैसे बच्चियों को बचाना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि एक ही बच्ची के साथ हुआ हो, मैं बोलता हूँ नहीं हुआ होगा, मान लीजिए, लेकिन क्या इसको देख के कई बच्चियां जागृत नहीं हुई होंगी? ये जागृत करने का वो है। और आजकल जो राजनीति, पहले जो सरकारें थी वो कई पिक्चरों को बैन कर चुकी थी कि उनके सरकार के ऊपर आ जाता। जैसे किस्सा कुर्सी का हो गया, 1984 जो दंगे हुए थे सिखों के ऊपर, उसके ऊपर फिल्म बनी थी, उसको बैन कर दी गई। इमरजेंसी के ऊपर पिक्चर बनी थी, उसको बैन कर दी गई। तो कई पिक्चरें बैन कर दी गई हैं जो सच सामने नहीं आने दिया जा रहा है, और आजकल सच सामने आने दिया जा रहा है, उसमें जागृत होने दो। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ना ही तुष्टीकरण का लेना देना है। ये मैं बोलता हूं कि वो एक लड़की आप लीजिए, वो लड़की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई किसी की भी हो सकती है, वो किसी भी देश में हो सकती है। तो क्या ऐसा रोकना गलत है, या ऐसे लोगों को जागरूक करना क्या गलत है? नहीं, जागृति हो रही है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। धर्म और राजनीति हमारे चर्चा का विषय है, और आज धर्म और राजनीति की बात करें तो धर्म में आजकल जो है वर्तमान में शोभा यात्रा हुआ, धार्मिक अनुष्ठान हुए, धार्मिक आयोजनों का क्रेज ऐसा बढ़ सा गया है। क्या इसे राजनीति परिवेश से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, आजकल तो पिक्चर जाना भी बहुत बढ़ गया है, आजकल लोग आउटिंग भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, आजकल होटलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आजकल लोग तीर्थ यात्रा में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, आजकल लोग टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये समृद्धि का घ्रोतक है। जैसे जैसे समृद्धि बढ़ेगी किसी भी फैमिली में, या किसी भी देश में, या किसी भी समाज में, तो उसमें भी धर्म बढ़ेगा, उसमें धार्मिक चीज़ों में रुचि आएगी लोगों को, और धर्म बढ़ेगा तो समृद्धि भी बढ़ेगी। आप मान लीजिए, और ये किसी भी कार्यक्रम में जाना या नहीं जाना अपने आप में सही और गलत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप घर में खाली बैठे हुए हैं या किसी के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, तो अच्छा है ना कि आप धर्म में जाएं, कुछ बातें सीखने को मिलेगी वहाँ पर। कोई मतलब अधार्मिक काम या मतलब कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो समाज के विरोध में हो। समाज के विरोध में तो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ वो कोई भड़काऊ तो भाषण नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर मान लीजिए कि आपको जवाबदारी है कि आपको ऑफिस जाना है, आपकी जवाबदारी है कि मान लो किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, मान लीजिए कि नमाज है, अब नमाज है, हम घर में बैठे हुए हैं तो नमाज पढ़ सकते हैं, तो उसी समय नमाज के समय हमारे को अगर पता चलता है कि हमारे को किसी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, तो वो नमाज पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे ही कोई भी कार्यक्रम में जाएं या ना जाएं, अगर हम उससे बेटर काम क्या कर रहे हैं
ये भी एक धर्म है। जैसे मैं बताया कि देश काल और परिस्थिति में जो सही है, आज की डेट में जो सही चीज़ है, जो करना है वो हम करें, तो इसमें भी जाना मतलब सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग कर रहे हैं और समृद्धि जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की रुचि बढ़ेगी। जी। धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यक्रम की बात हमने की, तो ऐसा जोड़कर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब कार्यक्रमों को तवज्जो ज़्यादा देती है, लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि सत्ताधारी प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है उनके द्वारा भी काफ़ी अनुष्ठान धार्मिक किए जा रहे हैं, शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, बजरंग बली की ओर काफ़ी आस्था दिखाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन बोलूँगा आपको, ठीक है, 2 लाइन बोलूँगा और उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की स्थापना के लिए राजनीति को अपनाई हुई है, धर्म की स्थापना के लिए राजनीति को अपनाई हुई है, और कांग्रेस ने राजनीति के लिए, राजनीति में स्थापित होने के लिए धर्म को अपनाया हुआ है। तो इसमें सभी दर्शकों को सब समझ में आ गया कि हम धर्म को कब ला रहे हैं, कब नहीं ला रहे हैं, कब किस कौम का हम समर्थन करना है। जैसे कि अभी केरला में हुआ, चुनाव के पहले आपने किसी अलग कौम का समर्थन किया और चुनाव जीतने के बाद आप किसी अलग कौम का समर्थन कर रहे हैं, तो ये सब समझ में आता है। तो सत्ता को हासिल करने के लिए, राजनीति में स्थापित होने के लिए आप धर्म को ला रहे हैं, धर्म को अपना रहे हैं, ये फ़र्क है। और भारतीय जनता पार्टी धर्म को स्थापित करने के लिए राजनीति को अपनाती है। आखिर में एक सवाल है मेरा आपसे, हिंदुत्व को लेकर, क्या हिंदुत्व राष्ट्र बनाना उचित है? क्योंकि सभी का ये ध्येय है, सभी ऐसा प्रयास में जुटे हुए हैं। अक्सर लोग बाग खासकर देखा जा रहा है कि कई समुदाय को छोड़ो, खासकर हिंदुत्व को जगाने के लिए, लोग बनाने के लिए कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अनुष्ठान भी कर रहे हैं। हिंदुत्व जगाना है ये सोचकर आयोजन प्रयोजन भी कर रहे हैं। तो क्या हिंदुत्व राष्ट्र बनाना उचित है? देखिए, बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि हम जिसको हिंदुत्व बोलते हैं, जो चालू भाषा में हमारे को समझ में आता है, वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वो एक लिंग स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है। अब हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व सिर्फ एक कौम को अगर वो यहाँ पर रहे और दूसरी कौमें रहें मत, ऐसा नहीं बोलती। हिंदुत्व बहुत पहले से, सनातन धर्म मतलब आदिकाल से यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदुत्व है। हिंदुत्व है तो सेकुलरिज्म है। हिंदुत्व बोलता है कि अपनाओ, दूसरों को भी अपनाओ। हिंदुत्व है तो सेकुलरिज्म है, क्योंकि हिंदुत्व होने के कारण ही आज तक भारत ने अपने आप किसी के ऊपर भी हमला नहीं किया। जिसने हमला किया उसको जवाब दिया, लेकिन हमला नहीं किया। ये हिंदुत्व की एक खासियत है। ये हिंदुत्व की खासियत है कि मतलब बाहरी आक्रांताएं भी आई, उसको भी अपना लिया कि वो अगर जुर्म नहीं कर रहे हैं, अगर वो रहना चाहते हैं। हिंदुत्व वो है जो जुर्म अगर करता है तो उसको जवाब देना है, दूसरों को जवाब नहीं देना है। भले वो उसके बेटा हो, भले वो उसका भाई हो, परिवार हो उसका। हिंदुत्व ये है। हिंदुत्व बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदुत्व में बुराई क्या है? और हिंदुत्व, मेन बात ये है कि हिंदुत्व के कारण ही सेक्युलरिज्म है। जो ये बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा, एक हम मतलब एक रूमर फैला हुआ है कि हिंदुत्व के कारण सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा। नहीं, वो हिंदुत्व सिर्फ हिंदू का नहीं है। हिंदुत्व न्याय के ऊपर आधारित होता है। समाज में न्याय रहे, न्याय से चलना चाहिए, वो हिंदुत्व की ये मतलब मेन क्वालिटी है। और ये एक जीवन पद्धति है, किसी एक कौम विशेष के लिए हिंदुत्व नहीं है। और लेकिन जरूर होना चाहिए, भारत में हिंदुत्व जरूर आना चाहिए और अखंड भारत बनना चाहिए। लेकिन मैं खुद अपने शब्दों में एक लाइन पूछना चाहूँगी, हिंदुत्व है क्या? क्योंकि देखा जाता है तो अफगानिस्तान में रहने वाला अफगानी कहलाता है, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी कहलाता है।
हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी कहलाता है। तो यहाँ सभी यहाँ धर्म के लोग रहते हैं। एक मुस्लिम बड़ा समुदाय वो भी है जो यहाँ शामिल है, वो भी तो एक हिंदुत्व की श्रेणी में आता है, हिंदुस्तानी ही कहलाता है। फिर उसके साथ वाद विवादों का दौर क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका, बहुत ही अच्छा सवाल। हमारे संविधान में बहुत सारी चेंजेस हैं जिसको हमारे को करना है अभी। जैसे हिंदुत्व बोलता है कि सभी के लिए कानून एक होना चाहिए, है ना, तो यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए वहाँ पर। ऐसे ही मतलब सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। हिंदुत्व की मेन जो आप बोलेंगे ना, तो हिंदुत्व जो पराक्रम और परिक्रमा है, तो पराक्रम को वो ऊपर लाता है। वो हिंदुत्व परिक्रमा चापलूसी को नहीं, पराक्रम को ऊपर लाता है। हिंदुत्व बोलता है कि जो सही में उसका हकदार है उसको वो चीज मिलनी चाहिए जिस चीज का वो हकदार है। और हिंदुत्व अपनाने की चीज है। हिंदुत्व अगर कोई जो हिंदुत्व को जानते हैं तो वो यही बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि हिंदुत्व यहाँ पर है और आप उसको अपनाते हैं, मान लीजिए, मैं कौम को अपनाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, कौम को अपनाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदुत्व के लॉ को अपनाने की बात बोल रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर का संविधान है, अगर इस संविधान को आप मानते हैं, मान लीजिए, तो वो संविधान इंडिया में, मतलब जो इंडिया का संविधान है वो इंडिया में तो उन्हीं लोगों को रहने देगा। हम लोग यही चाहते हैं कि जो हिंदुत्व के लॉ हैं वो हिंदुत्व को मतलब अपनाए और हिंदुत्व के हिसाब से रहे, बात खत्म। बाकी वो अपने कौम, वो मतलब लाल शर्ट पहन रहा है, नीली शर्ट पहन रहा है, पीली शर्ट पहन रहा है, वो उसका व्यक्तिगत उसका इंटरेस्ट है। लेकिन जब आप समाज में आते हो, आपको लाल शर्ट पहनना, आपको हाथ हिलाना आपकी मतलब आज़ादी है, लेकिन वो हाथ दूसरों को टच नहीं होना चाहिए, दूसरों को मतलब लगनी नहीं चाहिए। ये हिंदुत्व है। ये बोलता है कि वो समाज के लिए आप विद्रोही ना बने, समाज के लिए आप एंटी ना बने, ये हिंदुत्व है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म और राजनीति, साथ ही हिंदुत्व को लेकर हमसे आप चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे के.एस. चौहान जी, अपनी बेबाक बोलचाल के लिए, अपनी प्रतिक्रिया के लिए और ख़ासकर अपने बड़ बोलापना, यानी हर चीज़ का नॉलेज तो ये रखते हैं, राजनीति के साथ ही धर्म को लेकर भी ये काफ़ी नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं। हमारे साथ आज जो चर्चा का विषय था धर्म और राजनीति, इसे लेकर हमने इनसे चर्चा की और काफ़ी सवालों के जवाब इन्होंने काफ़ी बेबाकी से दिए। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।